खतरे की घंटी भारत में बज गई। समझ रहे हो? आंदोलन इंग्लैंड में शुरू हुआ और खतरे की घंटी भारत में बज गई। क्यों? क्योंकि भारत भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था। 1917 में भारत भारत नहीं था, भारत ब्रिटिश इंडिया था। यानी भारत ब्रिटेन के अधीन, अंग्रेजों के अधीन था। इसलिए ब्राह्मणों ने, जो उस समय इंग्लैंड में जाके पढ़ते थे, तो उनको जानकारी थी, उनके अंदर यह समझदारी पैदा हो गई थी। उनको यह बात समझ में आई कि यदि इंग्लैंड में प्रौढ़ मताधिकार लागू हो गया तो भारत ब्रिटिश इंडिया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों भारत में भी प्रौढ़ मताधिकार, वयस्क मताधिकार लागू होगा। अगर भारत में वयस्क और प्रौढ़ मताधिकार लागू हुआ तो ब्राह्मणों ने सोचा, अरे हम तो 3.5% है, अगर 3.5% लोगों को भी वयस्क मताधिकार और भारत के तमाम लोगों को वोट का अधिकार अगर मिल जाता है, हर 21 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार अगर मिल जाता है, तो हम तो 3.5% है। 3.5% ब्राह्मणों की संख्या के आधार पर ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुन सकता, तो सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। जब ब्राह्मण गांव का पंच नहीं चुन सकता तो सरपंच कहां से बनाएगा? जब गांव का सरपंच नहीं बना सकता तो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएगा? यह है सवाल। अगर देश की पंचायत का ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बना पाएगा तो फिर हमारा वर्चस्व कैसे रहेगा? यह सवाल था। इस सवाल का जवाब ढूंढना था। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने रणनीति बनाई, दांवपेच बनाया कि अब हमको ब्राह्मणों को अपने आप को हिंदू कहना है और तमाम मुसलमानों के विरोध में जो भी देश में लोग हैं वो सारे के सारे जो है हिंदू है, ये सारे हिंदू है। ये थ्योरी जो है ब्राह्मणों ने प्रचार में लाने का काम शुरू किया। इसका परिणाम क्या हुआ कि मुसलमानों के विरोध में हिंदू और हिंदू के विरोध में मुसलमान, इस थ्योरी का प्रचार करने वाले भारत में तमाम ब्राह्मण थे। हिंदू मुसलमान के थ्योरी ने ही 14 अगस्त 47 को भारत के टुकड़े किए। ध्यान रखो, बहुत खास बात बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, सबूतों के आधार पर बोल रहा हूं। हिंदू मुसलमान के प्रचार ने ही 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बनाया, भारत के टुकड़े किए। जो लोग आज हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान का प्रचार कर रहे हैं, वो लोग अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और कुंबी, मराठा और तमाम सारे देश भर के जो लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं हैं, उन लोगों को हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा किया जा सकता है। और अगर ब्राह्मणों के नेतृत्व में हिंदू के नाम पर इकट्ठा करने में हम कामयाब होते हैं तो ब्राह्मण प्रधानमंत्री बन सकता है, नहीं तो ग्राम पंचायत का सरपंच भी नहीं बन सकता। और हुआ, विभाजन भी हुआ और ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री भी बना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे देश में ये सब हो रहा है। उस समय तो 14 अगस्त 47 में तो हमारा कोई संगठन नहीं था, हमारी तो इतनी कोई ताकत नहीं थी। आज कितनी ताकत है?
31 राज्यों में, 567 जिलों में, 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में हमारे संगठन फैला हुआ है। इतना विशाल फैला हुआ है। दोबारा भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। मैं ब्राह्मणों को चेतावनी देता हूं। दोबारा भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। पूरी ताकत लगा देंगे। दोबारा भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। विभाजन के हालात तुम लोगों ने लगभग पैदा कर दिए। लगभग। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति ने अगर हिंदू मुसलमान की समस्या में दखल देना शुरू कर दिया तो फिर दोबारा भारत का विभाजन हो जाएगा। मुसलमानों के 48 देश हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति इस तरह की समस्याओं में दखल अंदाजी करने का काम करती रही है। ये कोई सामान्य बात नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बहुत सीरियस बात है। और इस काम में आरएसएस के लोग शामिल हैं। ऐलान यह कह रहा हूं, आरएसएस के लोग शामिल हैं। आरएसएस के लोग आतंकवादी है। आरएसएस के लोग राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रीय स्तर का आरएसएस का, सुन लो पहले, सुन लो। आरएसएस का राष्ट्रीय स्तर का संगठन, इतना बड़ा आतंकवादी संगठन कोई नहीं है भारत में। हमारे पास सबूत है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई पर पाबंदी लगाई। उनके पास सबूत होंगे, लगाई। अगर कोई देश के विरोध में काम कर रहा है, अगर ऐसा सबूत सरकार के पास है तो निश्चित रूप से सरकार के पास ऐसे अधिकार है। हम इसे गलत नहीं मानते। मगर मेरे जानकारी में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पीएफआई के किसी आदमी को, किसी कार्यकर्ता को आतंकवाद के मुद्दे पर आजीवन कारावास हुआ। मगर अजमेर बम ब्लास्ट में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ। पुलिस विभाग के आईजी रिटायर्ड मुशर्रफ साहब, पुलिस विभाग के, ये पुलिस के लोग यहां हैं, वो जानते हैं। मुशर्रफ साहब ने सारे सबूत इकट्ठा किए और उनका कहना है आज भी 18 केसेस आरएसएस पर है आतंकवादी। और उनका वीडियो अभी सोशल मीडिया में, मुशर्रफ साहब का अभी वीडियो सारे सोशल मीडिया में चल रहा है। सारे सबूतों के साथ, उन्होंने सारे रेफरेंस के साथ बारी बातें कही। तो वो आरएसएस जो राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है, उसके विरोध में हम लोग काम कर रहे हैं। कोई देशद्रोह का काम नहीं कर रहे। जो लोग, जिनको आतंकवाद के मुद्दे पर, अभी भी मेरा यह कहना है, तमाम केसेस में जिन मुसलमानों को, मुसलमान नौजवानों को सजा हुई, अगर जांच कर लो। मालेगांव का मामला तो मैंने खुद टेकअप किया। मालेगांव का मामला जब मैंने खुद टेकअप किया तो मालेगांव के 9 नौजवानों को मेरी वजह से छोड़ना पड़ा। जब मैंने उसको टेकअप किया, हमारे अजेरी साहब अभी जिंदा नहीं है, नहीं तो खुद आकर यहां कहते, बयान देते कि हाँ, मोहम्मद मेश्राम के समर्थन की वजह से ही मालेगांव के 9 नौजवानों को, जिस पर झूठे मुकदमे पुलिस वालों ने डाले और जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किया, उनको बचाने का काम किया। कर्नल प्रसाद पुरोहित जेल में थे। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो कर्नल प्रसाद पुरोहित को इन्हीं लोगों ने जमानत दिलवाई। प्रज्ञा ठाकुर को सांसद बनाया, केस अभी भी चल रहा है। कर्नल प्रसाद पुरोहित का हेमंत करकरे एटीएस प्रमुख, पुलिस विभाग के लोग हैं, पुलिस विभाग के ही अधिकारी, हेमंत करकरे एटीएस के स्टेट लेवल के प्रमुख,